अपना अगला जो टॉपिक है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसकी खोज लेंगले नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। यह दो प्रकार का होता है। तो इसकी खोज है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, वो लेंगले नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यह तंत्र है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियमन रखता है। तंत्रिका तंत्र है वो तीन प्रकार का होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। देखो, अनुकंपी क्या होता है? हृदय धड़कन को बढ़ाता है। अनुकंपी है यह हृदय धड़कन को बढ़ाता है। परानुकंपी हृदय धड़कन को घटाता है। ठीक, दोनों ही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। अनुकंपी तो हृदय धड़कन को बढ़ाने का काम करता है और परानुकंपी हृदय धड़कन को घटाने का कार्य करता है। अनुकंपी यह एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है। अनुकंपी एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है और परानुकंपी एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को कम करता है। अनुकंपी है वो पुतलियों को फैलाता है। आंखों की जो पुतलियां हैं उनको फैलाने का काम अनुकंपी करता है। परानुकंपी पुतलियों को सिकोड़ता है। अनुकंपी पसीने के स्राव को बढ़ाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यह पसीने के स्राव को बढ़ाने का कार्य करता है और परानुकंपी है, यह पसीने के स्राव को कम करता है। यानी अगर अनुकंपी और परानुकंपी की बात की जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक दूसरे क्या कार्य कर रहे हैं? विपरीत। अगर एक हृदय धड़कन को बढ़ाता है तो दूसरा कम करता है। एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को बढ़ाएगा, एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को कम करेगा। पसीने को फैलाता है और पुतलियों को फैलाता है और पुतलियों को सिकोड़ता है। पसीने के स्राव को बढ़ाता है और पसीने के स्राव को कम करता है। मूत्राशय को फैलाता है और मूत्राशय को सिकोड़ता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने का काम करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने का कार्य करता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आगे है, लार ग्रंथि के स्राव को कम करता है और परानुकंपी लार ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है। आगे है, आहारनाल कर्मानुकुंचन को कम करता है। आहारनाल में भोजन में जो होने वाली गति है कर्मानुकुंचन, उसको कम करने का कार्य करता है और ये बढ़ाता है, यानी आहारनाल के अंदर कर्मानुकुंचन गति को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपने अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार है, उनमें अंतर हो गया। अगला जो टॉपिक है अपना वो है प्रतिवर्ती क्रिया। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया देखो क्या होती है? यह शरीर में उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः है, तीव्र एवं अनैच्छिक क्रिया है। यह दो प्रकार की होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया है, यह शरीर के अंदर उद्दीपन के कारण होने वाली क्रिया है। ठीक है, उद्दीपन यानी कोई भी बाहरी स्रोत, जैसे स्वाद ग्रहण करना, आंखों से दिखना, कानों से सुनना। ठीक है, ये उद्दीपन है। उद्दीपनों को हम ग्रहण करते हैं और उद्दीपन के कारण स्वतः ही तीव्र और अनैच्छिक क्रिया होगी। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया ये दो प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहली है सरल या जन्मजात या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। सरल, जन्मजात या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। देखो, यह प्राकृतिक रूप से शरीर में पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर पाई जाती है, जन्मजात होती है। यह प्रतिवर्ती क्रिया है वह जन्मजात होती है और प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर पाई जाती है। इसके लिए पहले से किसी भी जानकारी का होना आवश्यक नहीं है। यानी इस प्रतिवर्ती क्रिया के लिए पहले कोई भी जानकारी का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि उदाहरण क्या है?
तेज हवा में आंखों का बंद होना, खांसी आना आदि। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो स्वतः ही हो जाती है, जन्मजात होती है। इसके लिए हमें किसी भी जानकारी का होना आवश्यक नहीं है। ये स्वतः होने वाली, अपने आप होने वाली जन्मजात और सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। दूसरी प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनको बोला जाता है उपार्जित या प्रतिबंधित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। उपार्जित जन्मजात का उल्टा हो गया उपार्जित, ठीक है। अप्रतिबंधित का उल्टा क्या हो गया? प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? देखो, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, इन्हें जंतु अनुभव द्वारा सीखते हैं, यानी पूरे जीवन काल में अनुभव के द्वारा हम ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो सीखते हैं। इसे सर्वप्रथम इवान पेट्रोविच पार्लोव ने कुत्ते में प्रदर्शित किया था। इस प्रतिवर्ती क्रिया को सबसे पहले इवान पेट्रोविच पार्लोव वैज्ञानिक ने कुत्ते के अंदर इस उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाया था। कैसे दर्शाया था? देखो, उन्होंने प्रयोग किया, क्या किया? इन्होंने घंटी बजाकर कुत्ते को रोटी खिलाई, यानी घंटी बजाई और कुत्ते को क्या खिलाई? रोटी खिलाई। और कुत्ते में उत्पन्न लार का निरीक्षण किया। ठीक है, घंटी बजाने के बाद कुत्ते को क्या खिलाई? रोटी। और कुत्ते में जो रोटी खिलाई तब उसमें जो लार स्रावित हुई उस लार का उसने निरीक्षण किया। कई दिनों तक इन्होंने यही प्रक्रिया दोहराई। कई दिनों तक उन्होंने क्या किया? यही क्रिया दोहराई, यानी घंटी बजाता रहा। जैसे ही घंटी बजाया, कुत्ता आता है, कुत्ते को आते ही उसने रोटी खिला दी और इसकी लार है उसका परीक्षण करता रहा। बाद में इन्होंने केवल घंटी बजाई। कुछ दिनों के बाद में केवल उन्होंने क्या बजाई? घंटी। और कुत्ते में उत्पन्न लार का निरीक्षण किया और पाया कि यह लार उसी प्रकार की थी जब उसे रोटी देने पर उत्पन्न होती है, यानी उपार्जित है। कुत्ते को सिखाकर उसमें यह प्रतिवर्ती क्रिया है वो लाई थी। ठीक है, उदाहरण देखो, अन्य उदाहरण इसके। अचानक किसी के सामने आने पर अपनी साइकिल या कार के ब्रेक लगाना। अचानक कोई भी सामने आ गया, सामने आते ही साइकिल के या कार के क्या लगाना? ब्रेक। तो ये ब्रेक लगाने की जो क्रिया है धीरे धीरे हम सीखते हैं। किसी से बात करते हुए अपने जूतों के फीते को बांधना, कि किसी को इससे बात कर रहे हैं और बात करते समय हम जूतों के फीते बांधते हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम पूरे जीवन काल के अंदर ग्रहण करते हैं, उनको सीखते हैं हम कि किस प्रकार से होती है। ऐसी क्रियाओं को उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये शरीर में उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः ही तीव्र और अनिच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, जन्मजात उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया और जन्मजात या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, और दूसरा होता है उपार्जित या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। जन्मजात क्रिया है वो शरीर में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और इसके लिए कोई भी जानकारी का होना आवश्यक नहीं है, जबकि उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया है उन्हें जंतु अनुभव द्वारा सीखते हैं। ठीक है, और ये जंतु क्या है? अनुभव द्वारा सीखते हैं। इन्हें जो जंतु अनुभव द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया सीखते हैं उन्हें उपार्जित या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। तो प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि कैसे होती है? देखो, प्रत्येक मेरु तंत्रिका के, अब मेरु तंत्रिका कौन सी होती है? जो मेरु रज्जु से निकलती है। तो मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं और इनकी संख्या है वो होती है 31 जोड़ी। तो प्रत्येक मेरु तंत्रिका के दो मूल होते हैं। प्रत्येक मेरु तंत्रिका के दो मूल होते हैं, पृष्ठ मूल और अधर मूल। मेरु तंत्रिका दो मूल होते हैं, पृष्ठ मूल होता है और एक अधर मूल होता है। पृष्ठ मूल संवेदी कोशिकाओं का बना होता है तथा अधर मूल चालक या प्रेरक कोशिकाओं
से बना होता है। पृष्ठमूल है वो संवेदी कोशिकाओं का बना हुआ है और जो अधर मूल है वो चालक या प्रेरक कोशिकाओं का बना होता है। जब भी किसी संवेदी अंग पर उद्दीपन होता है तो इससे संवेदनाएं पृष्ठमूल के द्वारा मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में पहुंचती है। यानी जब भी कोई उद्दीपन होगा तो उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य है वो मेरु तंत्रिका की पृष्ठमूल है वो करेगा, और मेरु तंत्रिका का पृष्ठमूल है उस उद्दीपन को ग्रहण करके उस उद्दीपन को मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य तक पहुंचाएगा। मेरुरज्जु के दूसरे द्रव्य तक इसको पहुंचाएगा। यहाँ पर इन उद्दीपनों का विश्लेषण होता है तथा यहाँ से सूचना अधर मूल के तंतुओं द्वारा संवेदी अंगों तक पहुंचा दी जाती है, जिससे पेशियों में संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप अंग वहां से हट जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसकी क्रिया विधि है। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि क्या हुई कि इसके हमें पता है कि दो पृष्ठ हो गए, पृष्ठमूल और अधरमूल। तो पृष्ठमूल है वो संवेदी कोशिकाओं का बना होता है। पृष्ठमूल संवेदी कोशिकाएं होती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। अधरमूल है वो चालक और प्रेरक कोशिकाओं का बना होता है, यानी ये सूचनाओं को आगे पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जब किसी भी संवेदी अंग पर उद्दीपन होता है, यानी संवेदी अंग पर कोई भी उद्दीपन होगा, कोई भी बाह्य स्रोत से हमें शरीर है वो उद्दीपन को ग्रहण करेगा। तो ग्रहण कहाँ से करेगा? पृष्ठमूल पर हमने पढ़ा था संवेदी कोशिकाएं होती है, तो संवेदी कोशिकाएं संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करेगी। तो जब भी किसी संवेदी अंग पर उद्दीपन होगा तो इससे संवेदनाएं पृष्ठमूल के द्वारा मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में पहुंचेगी। तो पृष्ठमूल है वो संवेदनाओं को धूसर द्रव्य में पहुंचा देगा। फिर यहाँ से उन उद्दीपनों मेरुरज्जु में उद्दीपनों का क्या होगा? विश्लेषण होगा, और यहाँ से इन सूचना को अधरमूल के तंतुओं पर पहुंचा दी जाएगी। अधरमूल में क्या होता है? अधरमूल हमने पढ़ा था प्रेरक कोशिकाओं का बना होता है। तो अधरमूल है वो सूचनाओं को आगे पहुंचाने का वापिस कार्य करेगा, जिससे पेशियों में संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है और फलस्वरूप वह अंग वहां से हट जाता है। तो इस प्रकार जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनकी क्रिया विधि है वो संपन्न होती है। लास्ट टॉपिक है अपना चैप्टर का, वो है प्रतिवर्ती चाप। देखो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग द्वारा तय किया गया तथा प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग द्वारा तय किया गया पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, उन प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर जो आवेग है उनके द्वारा पूरा जितना भी पथ है वो पथ कितना भी तय किया जाएगा उस पथ को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी यहाँ से सूचना यहाँ तक गई, यहाँ से वापस यहाँ तक आई, तो ये पूरा मार्ग है, उस मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस मार्ग के मुख्य अंग निम्नलिखित है। इस मार्ग के अंग कौन कौन से होते हैं? देखो संवेदी अंग होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे। फिर संवेदी कोशिकाएं होती है जो संवेदनाओं को पृष्ठमूल तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक है, पृष्ठमूल से ये दूसरा द्रव्य में चले जाएगी। दूसरा द्रव्य है उसमें फिर वहां से उस उद्दीपन के लिए वापस प्रतिक्रिया निकलेगी। वह प्रतिक्रिया चालक कोशिका यानी अधरमूल में जाएगी। अधरमूल है वो उसको पहुंचा देगा प्रभावित अंग तक, और वहां से वह अंग है वो जहां से भी उद्दीपन हुआ है वहां से वह हट जाएगा या उस उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया है वो अंग करेगा। तो यह अपना जो चैप्टर है तंत्रिका तंत्र वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस पाठ के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो उसके लिए आप वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और उसमें बताओ कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, उसके बारे में वापस डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।